नमस्कार 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। अगले 20 मिनट में आपको हम 20 अहम खबरों से रूबरू करवाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के अहिरोरी ब्लॉक के 10 गांव के लोग मक्खियों का प्रकोप झेल रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन लाचार है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छता व स्वास्थ्य मिशन इन गांवों में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। यहाँ मक्खियां लोगों के रिश्ते पर तलवार लेकर खड़ी है। कई बहुएं मैके लौट गई, कई लड़कियों की शादी नहीं हो रही है। कारण सिर्फ एक ही गांव में इतनी मक्खियां हैं कि बैठना उठना खाना पीना बमुश्किल हो पाता है। आपको बता दें कि आज से 3 साल पहले प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कर कमलों द्वारा एक पोल्ट्री फार्म मेन रोड पर खुला था, जिसको लेकर लगातार गांव के लोग आवाज उठा रहे हैं कि वहां की गंदगी की वजह से मक्खियों ने आसपास के कई गांवों में जीना मुश्किल कर रखा है। इस मामले को लेकर किसान यूनियन ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, कई बार प्रशासन ने उनको सांत्वना दी, लेकिन हाल वही है जैसे पहले थे। MBA चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली के बाद अब द इंजीनियर रेस्टोरेंट काफी चर्चा में है। बिहार के गया जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये रेस्टोरेंट लोगों को नया स्वाद चखा रहा है। इंजीनियर की नौकरी छोड़ अंकित सिंह ने नए स्टार्टअप की शुरुआत की है। अंकित ने बताया कि 3 साल तक नौकरी की, लेकिन खाना बनाने और खिलाने के प्रति ज्यादा झुकाव था, इसलिए MBA चाय वाला से प्रेरित होकर उन्होंने गाँव में ही इस स्टार्टअप को शुरुआत की। अपने गाँव में स्टार्टअप शुरू करने वाले अंकित युवाओं के लिए मिसाल बन गए हैं। अंकित ने बचपन से लेकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई महाराष्ट्र से की। इंजीनियर की नौकरी मिली, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा। इसके बाद गांव लौटकर द इंजीनियर रेस्टोरेंट नाम का ढाबा खोल दिया। अंकित कुमार बताते हैं कि उन्हें पुणे के MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्हौर से प्रेरणा मिली, जिसके बाद इंजीनियर की नौकरी छोड़ अपने गाँव में ही द इंजीनियर रेस्टोरेंट एंड देसी फैमिली ढाबा खोल दिया। साथ ही दर्जन भर लोगों को काम भी दिया। उन्होंने बताया कि धीरे धीरे रेस्टोरेंट को और भी आकर्षक बनाया जाएगा। भोजपुर के जगदीशपुर में एक ऐसा समूह है जिसने सैनिटरी पैड निर्माण कार्य शुरू करके आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। इन महिलाओं की अगुवाई का दावा पंचायत की मुखिया सुषुम लता कुशवाहा करती हैं। इनकी अगुवाई में महिलाओं ने संगिनी सैनिटरी मेकिंग प्लांट की नींव रखी और जुट गई पूरे हौसले के साथ। अपनी माली स्थिति को सुधारने में इन महिलाओं ने आजीविका के साधन के रूप में सैनिटरी पैड के निर्माण को चुना और अब ये समूह रोजाना 1 से 2,000 सैनिटरी पैड का निर्माण कर रहा है और लाभ कमा रहा है। इन महिलाओं ने इसे संगिनी सैनिटरी पैड का नाम देकर अपना ब्रांड बाजार में उतारा है। यही कारण है कि भोजपुर के जगदीशपुर सहित आसपास के इलाके में इसकी बिक्री तेजी से बढ़ रही है। तकरीबन 1 साल पहले शुरू हुए सैनिटरी पैड के निर्माण से इस समूह ने अब तक अच्छी कमाई कर रखी है। 10 लाख रुपए की लागत से सैनिटरी पैड बनाने की मशीन मुंबई से मंगाई गई, जिसके संचालन की ट्रेनिंग कंपनी ने दी, जिसके बाद निर्माण कार्य शुरू हुआ। वाराणसी के कैंट लहरतारा मार्ग पर कैंसर अस्पताल के करीब इस बदनाम चाय वाले की दुकान है। ये चाय वाला लोगों को बदनाम कुल्हड़ में ही चाय परोसता है। सुबह से शाम तक इन दिनों इस चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। कुछ नया करने की चाह में 2 युवक संजय और निरंजन ने चाय की दुकान खोली और फिर उसका नाम बदनाम चाय रख दिया। 10, 15 और 20 रुपए में वो लोगों को चाय की चुस्की पिला रहे हैं। अभी वो अदरक इलायची वाली चाय लोगों को पिला रहे हैं। बाद में वो इसके साथ ही तंदूरी चाय, लेमन चाय के अलावा दूसरे चाय का स्वाद भी लोगों को चखाएंगे। बताते चले कि सुबह 9 बजे से देर रात तक ये दुकान खुली रहती है। नाम भले ही बदनाम हो, लेकिन इनकी चाय की दुकान बेहद अनोखी है और उसका स्वाद भी बेहद बेजोड़। आने वाले लोग इस अनोखे नाम के कारण ही यहाँ रुककर इनके चाय की चुस्की लेते हैं। मेरठ का अनोखा क्लॉथ बैंक यानी कपड़ों का बैंक सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में मेरठ की एक संस्था ने अनूठी पहल की है। जाड़े के मौसम में इस संस्था ने असहाय और जरूरतमंदों के शरीर ढककर सहायता के लिए हाथ बढ़ाए हैं। यहाँ गरीबों को निःशुल्क कपड़े वितरित किए जाते हैं। क्लॉथ बैंक से निःशुल्क कपड़े जरूरतमंदों को देने के लिए किसी बैंक की तरह ही फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। जैसे किसी बैंक में बिना जांच परख के ना तो कोई व्यक्ति पैसा निकाल सकता है और ना ही जमा कर सकता है। उसी तरह इस क्लॉथ बैंक में हर दानदाता को कपड़ा देने के लिए भी एक प्रक्रिया अपनानी पड़ती है।
इसके लिए बाकायदा एक रजिस्टर मेंटेन होता है जिसमें दानदाता का नाम, पता, फोन नंबर आदि नोट किया जाता है और जब किसी जरूरतमंद को ये कपड़े दान किए जाते हैं तो भी पूरी तरह जांच परख कर। संस्था ने समाज सेवियों को एक कूपन दिया हुआ है। ये समाज सेवी जरूरतमंदों को कूपन देते हैं। यही कूपन लेकर जब गरीब क्लॉथ बैंक पहुंचता है तो उसे निःशुल्क वस्त्र उपलब्ध करवाए जाते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी, जब मैंने आके देखा तो मेरी उम्मीद से ज्यादा कपड़े यहाँ पे मैंने देखे हैं। तो इसका मतलब लोगों को जो विश्वास है, हर व्यक्ति इसमें हर तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है। गाड़ीज कोई अरेंज करता है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाता है, कोई और वॉलंटियर्स हैं। डॉक्टरों को धरती का भगवान ऐसे ही नहीं कहा जाता है। चित्रकूट जनपद से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जिला अस्पताल में एक डॉक्टर ने कुपोषित बच्चे को खून देकर उसकी जान बचाकर मानवता की मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के परसौंजा गांव की रहने वाली सावित्री नाम की महिला का 1 साल 11 महीने का सत्येंद्र नाम का बच्चा है जो कुपोषण से पीड़ित है। हालत गंभीर होने पर सत्येंद्र को जिला अस्पताल के कुपोषण वार्ड में भर्ती करवाया गया था। बच्चे का ब्लड 5 ml से कम होने पर उसकी हालत बिगड़ रही थी, जिसे AB पॉजिटिव ब्लड की आवश्यकता थी, लेकिन महिला के घर से किसी भी व्यक्ति के ना होने और खुद महिला का ब्लड ना मैच होने की वजह से बच्चे के जीवन पर खतरा मंडरा रहा था। जब जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टर SC अग्रवाल नाम ने ये खबर सुनी तो वे अपने चैम्बर से उठकर पीड़ित बच्ची को ब्लड देने के लिए ब्लड बैंक पहुंच गए, जहां उन्होंने अपना 100 ml ब्लड देकर सत्येंद्र की जान बचाई। साल 2023 से पर्यटक पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर का एक अलग ही रूप देखेंगे। पर्यटकों को यहाँ एलिवेटेड पथवे सहित तमाम तरह की सुविधाएं मिलेंगी। यहाँ आने वाले लोग अब महाभारत कालीन इतिहास से रूबरू हो सकेंगे। दरअसल हस्तिनापुर साइट पर उत्खनन के बाद मिली वस्तुओं की साइंटिफिक डेटिंग 1 हफ्ते के अंदर आने की संभावना है। आपको बता दें कि मेरठ के हस्तिनापुर स्थित पांडव टीला की खुदाई में उस दौर की कई चीजें मिली हैं जो बेहद चौंकाने वाली है। मसलन यहाँ हजारों वर्ष पुराना पासा और मोहरे मिले हैं। खुदाई में पासा मिलने से लोग इस बात की भी चर्चा करने लगे हैं कि क्या ये वही पासा है जिससे दुर्योधन के मामा शकुनी चौसर खेला करते थे। इस पासे के साथ साथ उत्खनन के दौरान 20 से ज्यादा मिट्टी के मोहरें भी मिली हैं। मिट्टी के इन मोहरों में श्री विष्णु गुप्त लिखा हुआ है। ASI के प्रेसिडेंट डॉक्टर DB गणनायक का कहना है कि ये पासा हाथी के दांत से बना हुआ है। इस पासे में 1, 2, 3, 4 इत्यादि चिन्ह बने हुए हैं। अलीगढ़ में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली एक घटना सामने आई है, जहां एक्सीडेंट में मरे व्यक्ति के शव को काफी देर तक कुत्ते नोच नोच कर खाते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो घटना स्थल से महज 200 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी स्थित है और उक्त घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा लगभग 1 घंटे पहले स्थानीय पुलिस को दे दी गई थी, लेकिन 1 घंटे बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जहां एक्सीडेंट में मृत व्यक्ति के शरीर को कुत्ते नोच नोच कर खाने लगे। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक शव सड़क पर छत विछत हालत में पड़ा हुआ है और उसे कुत्ते नोच नोच कर खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस अपनी कार्यशैली सुधारने के बजाय उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसके द्वारा ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित काशी तमिल संगमम इन दिनों खासा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस आयोजन में दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आने वाले छात्र छात्राएं भी शामिल हैं। ऐसे में आने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक अनोखी पाठशाला खोली गई है, जहां काशी और दक्षिण भारत समेत पूरे देश के महापुरुषों की किताबें रखी हुई हैं। इन किताबों में दक्षिण भारत के महाकवि और साहित्यकारों ने काशी और तमिल की संस्कृति किस प्रकार एक है उसका उल्लेख किया है। उसी कहानियों को इन छात्रों के समक्ष बताया जा रहा है। काशी से तमिलनाडु की धार्मिक बंधन, व्यापारिक बंधन और अन्य समानताओं को बताया जा रहा है, ताकि इन विद्यार्थियों को एक भारत और श्रेष्ठ भारत की पहचान हो सके, दोनों प्रांतों की समानताओं को ये जान सके। इस आयोजन में आने वाले छात्र भी इस पाठशाला में बड़े ही उत्साह के साथ शामिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि इस पाठशाला के जरिए दक्षिण भारत की उन बातों के बारे में जानकारी हो रही है जो शायद ही उन्होंने इससे सुनी नहीं थी। पाठशाला के अलावा यहाँ पर प्रदर्शनी का आयोजन भी हो रहा है, जिसमें दोनों स्थानों की कलाओं, प्राचीन कलाओं और हस्तशिल्प कलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। आयोजक ने बताया कि साड़ियों के व्यापार में कांचीपुरम की साड़ियां और बनारस की साड़ियां हैं। इनके बीच काफी समानताएं देखी गई हैं। डूंगरपुर शहर के वार्ड 8 सलाटवाड़ा से पार्षद ब्रिजेश सोमपुरा ने अनूठा प्रदर्शन किया। जर्जर हाल हो चुके विजय स्कूल की सुध नहीं लेने से नाराज पार्षद ने अपने सिर के बाल मुंडवा लिया और सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करने का अनुरोध किया है।
पार्षद सोमपुरा ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में स्थित पुराना विजय स्कूल का भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। इस भवन के कई कमरे गिर चुके हैं और बाकी हिस्से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। जर्जर हिस्से के गिरने की आशंका के चलते क्षेत्रवासियों में डर बना हुआ है। इस समस्या को लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया है, मगर प्रशासन ना तो इसकी सुध ले रहा है और ना ही इस समस्या का समाधान निकाल रहा है। मरम्मत के अभाव में यह ऐतिहासिक भवन खंडहर में तब्दील हो चुका है। इस भवन में फैली गंदगी, विषैले जानवर और असामाजिक गतिविधियों से वार्डवासी बहुत परेशान रहते हैं। पार्षद सोमपुरा ने जिला प्रशासन से क्षेत्रवासियों की परेशानी को देखते हुए इस भवन को गिराकर नगर परिषद को सौंपने की गुहार लगाई है। क्षेत्रवासियों की मांग पर नगर परिषद की ओर से साधारण सभा की बैठक में सामुदायिक भवन बनाने का प्रस्ताव लिया जा चुका है। आपको बता दें कि स्कूल को दूसरी जगह हस्तांतरित किया जा चुका है। संस्कृत के प्रति सरकारों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण धीरे धीरे इसके अस्तित्व पर ही संकट के बादल मंडराने लगे हैं। आज इस भाषा और इसकी पढ़ाई करने वाले विद्यालयों की स्थिति काफी दयनीय हो गई। साथ ही सरकारी नीति में संस्कृत भाषा को उचित स्थान या इसके प्रचार प्रसार पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण ये भाषा अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। इसका जीता जागता प्रमाण है बिहार के मुंगेर शहर स्थित मुख्य बाजार में स्थित राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय की ये तस्वीरें। आज वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया है। विद्यालय का भवन खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। छत का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा जहां से बरसात में पानी न टपकता हो। कई कमरों की छत टूटकर नीचे गिर चुकी है। कमरे में रखे दस्तावेज और फर्नीचर पानी में रहते रहते सड़ गए हैं। इस विद्यालय में ना तो पढ़ने वाले छात्र हैं और ना ही पढ़ाने वाले शिक्षक। यहाँ हैं तो केवल एक चपरासी, जिसका समय प्रत्येक दिन व्यवस्थाओं से जूझते हुए बीत जाता है। चपरासी उदय कुमार ने बताया कि साल 2000 के पूर्व इस विद्यालय की रौनक देखते ही बनती थी। शिक्षक और स्टूडेंट पठन पाठन कार्य में व्यस्त रहते थे। पोखरण के रामदेवरा में अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वर्णकार समाज का 6वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें अलग अलग जगहों से आए 12 जोड़ों ने फेरे लेकर नए जीवन की शुरुआत की। नव दंपतियों को आशीर्वाद देने के लिए जोधपुर, जयपुर, पाली, जालौर, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर सहित अन्य जिलों से करीब 5000 से ज्यादा लोग रामदेवरा पहुंचे थे। आयोजकों का कहना है कि इस तरह के विवाह के जरिए ये संदेश देना चाहते हैं कि बेटा बेटी एक समान है। इसीलिए दुल्हनों को घोड़ी पर बैठाकर शहर की गलियों में बारात निकाली जाती है, जो रेलवे स्टेशन से होती हुई वैवाहिक स्थल तक पहुंचती है। सज धज कर सभी 12 दुल्हनें भी परिवारजनों के साथ खड़ी घोड़ी पर सवार होकर संदेश दिया कि वर्तमान समय में लड़का और लड़की एक समान है। सामान्य को ये संदेश देना था कि यहाँ की व्यवस्था देखते हुए हमें और भी लोगों को प्रेरित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हम यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी है। यहाँ पे मतलब खर्चा भी किसी के पास अगर हो या ना हो, कोई किसी की स्थिति हो, किसी की स्थिति नहीं हो, तो भी हम सामूहिक में तो करें तो कोई हमें समस्या नहीं है। जैसलमेर का जिला अस्पताल इन दिनों खुद बीमार नजर आ रहा है और इसे जल्द से जल्द इलाज की जरूरत है। राजस्थान सरकार निःशुल्क इलाज और जांचों के मुद्दे को जोर शोर से भुनाने में लगी है, लेकिन शायद उनकी नजर सीमावर्ती जिले जैसलमेर के जिला अस्पताल तक नहीं पहुंची। जिला अस्पताल में पिछले 4 महीने से कई महत्वपूर्ण और महंगी जांचें नहीं हो रही हैं। यहाँ 2 महीने से सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी हुई है, लेकिन इसे ठीक करवाने के कुछ खास प्रयास नहीं किए जा रहे, जिससे यहाँ आने वाले मरीजों को मजबूरन निजी लैबों में जाकर महंगे दामों में सिटी स्कैन करवाना पड़ रहा है। सिटी स्कैन के लिए एक निजी संस्था से अनुबंध हो रखा है। इसे चलाने और रखरखाव की जिम्मेदारी उसी संस्था की है, लेकिन ये संस्था जैसलमेर में इस मशीन को लेकर गंभीर नहीं है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है, लेकिन अस्पताल प्रशासन भी कुछ खास प्रयास करता नजर नहीं आ रहा। यही हालत महत्वपूर्ण मुफ्त जांचों की भी है। इसमें थायराइड, कैंसर, विटामिन B12 जैसी कई महत्वपूर्ण और महंगी जांचें मुफ्त में होती हैं, लेकिन पिछले 4 महीनों से इस लैब पर भी ताले लटके हुए हैं, जिसकी वजह से मरीजों को हजारों रुपए खर्च कर निजी लैबों का रुख करना पड़ रहा है। देखिए, हमारे सिटी स्कैन मशीन में कोई पार्ट खराब हो गया था और ये PPP मोड पे दी हुई है, तो जयपुर भी सिद्धार्थ डायग्नोस्टिक करके हैं, वो चलाते हैं। वो लोग इस प्रयास में है कि इसका जो पार्ट खराब है वो मिल जाए और चालू कर दें। मेरी पिछले लगातार बात हो रही है 2-3 दिनों से, और इस सप्ताह में अंत तक चालू करना है। आज जो उनका ये था स्टेटमेंट की भी उन्होंने जो पार्ट मंगाया था वो उनके पास रिसीव तो हो गया है, पर वो आता है बाहर से, तो वो बॉम्बे रिसीव हुआ, उनका इंजीनियर लेके 2 दिन में जैसलमेर पहुंचेगा और शनिवार तक शायद चालू कर देगा, ये ऐसा आश्वासन दिया है।
वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अब 12 वन विभाग ने कमर कस ली है। वन विभाग ने ऐसे लोगों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। कस्बा थाना नाका और राजपुर में वन विभाग द्वारा 300 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया है। कस्बा थाना के समीप बी मोजा मालवाया में वन विभाग के एसीएफ मोहम्मद हफीज और मुकेश सुमन के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण कर रखी वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। आपको बता दें कि यहाँ कुछ दिन पहले अतिक्रमण हटाने गई वन विभाग की टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया था, जिसमें 1 दर्जन वनकर्मी घायल हुए थे। घटना से सबक लेते हुए वन विभाग बड़ी संख्या में पुलिस बल, होमगार्ड के जवानों के साथ यहां पहुंचा और इस कार्रवाई को अंजाम दिया। एसीएफ मोहम्मद हफीज ने बताया कि कस्बा थाना नाका और राजपुर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। लगभग राजपुर में 100 बीघा, कस्बा थाना में 200 बीघा वन भूमि से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। जुनून इंसान को वहां पहुंचा देता है जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक हीरा मजदूर के साथ। हुक्मन अहिरवार हीरा पाने के जुनून में पन्ना पहुंचकर खदान लगाई, लेकिन वो घाटे में चला गया और धीरे धीरे उनकी 2.5 एकड़ जमीन भी बिक गई। बीच बीच में उसे छोटे छोटे 8 हीरे मिले, लेकिन जमीन जायदाद का बिकना जारी रहा। हुक्मन अहिरवार का जुनून कम नहीं हुआ और उसकी किस्मत ने पलटी मारी। अब उसे 4.5 कैरेट का बेशकीमती हीरा मिला है। हीरे की अनुमानित कीमत करीब 10 से 12 लाख रुपए आंकी जा रही है और इसे हीरा कार्यालय में जमा कर दिया गया है। हीरा अधिकारी की माने तो हीरा अच्छी क्वालिटी का है और नीलामी में उसे अच्छी रकम मिलेगी। मजदूर हुक्मन का कहना है कि वो मजदूरी करके परिवार का गुजर बसर करते थे, पर उनके ख्वाब हमेशा से बड़े थे, जिसके लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया और हीरा खदान में खुदाई करने लग गए। पहले तो किस्मत नाराज सी चल रही थी, लेकिन उनकी मेहनत और जुनून के आगे आखिरकार किस्मत मेहरबान हो गई और उन्हें बेशकीमती हीरा मिल ही गया। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा जिले में भी हाथियों का झुंड तांडव मचा रहा है। मरवाही रेंज के रूमगा में हाथियों ने डेरा डाल रखा है। यहां 43 हाथियों के झुंड पहुंचने से इलाके में दहशत फैल गई। हाथी कभी भी गांव पर हमला कर रहे हैं। इसी बीच पेंड्रा में ही जब हाथी एक घर के पास पहुंचा तो ग्रामीण इधर उधर भागने लगे। इस बीच भाग रही एक महिला को हाथी ने कुचल दिया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। बावजूद लोग जान से खिलवाड़ कर हाथियों को देखने के लिए उनके पास जा रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। लोगों की लापरवाही उनकी जान पर भारी पड़ सकती है और पड़ भी रही है, जबकि वन विभाग ग्रामीणों से लगातार सतर्क रहने को कह रहा है। हालांकि वन अमला हाथियों के झुंड पर लगातार नजर बनाए हुए है। जंगल से सटे इलाकों और गांवों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में उमड़ने वाली मरीजों की भीड़ को मैनेज करने की कवायद शुरू हो गई है। शुरुआत में ज्यादा मरीजों वाली 4 ओपीडी को अलग अलग किया जाएगा। खास बात यह है कि इन ओपीडी को अलग अलग करने के बाद सैंपल कलेक्शन और दवा वितरण केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे, ताकि डॉक्टर से परामर्श के बाद मरीजों की जांच भी समय पर हो पाए और दवा काउंटर पर भी भीड़ ना उमड़े। आपको बता दें, इस अस्पताल में राजस्थान के अलावा पंजाब, हरियाणा, यूपी और मध्य प्रदेश से भी मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। यही कारण है कि हर रोज करीब 10 से 13 हजार मरीजों की ओपीडी रहती है। अस्पताल की ओपीडी में ज्यादातर मरीज मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और न्यूरो के पहुंचते हैं। इसी को देखते हुए एसएमएस अस्पताल ने मेडिसिन, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक और न्यूरोलॉजी ओपीडी को अलग अलग करने की शुरुआत की है। नागपुर मेट्रो का नाम गिनीज बुक में दर्ज हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और महाराष्ट्र मेट्रो ने नागपुर में 3.14 किलोमीटर की लंबाई के साथ सबसे लंबे डबल डेकर वायडक्ट के निर्माण का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। नागपुर मेट्रो को एक बड़ी उपलब्धि मिलने पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी ट्वीट कर मेट्रो रेल के लिए बधाई दी है। महाराष्ट्र मेट्रो के एमडी ब्रिजेश दीक्षित नागपुर मेट्रो भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के न्यायाधीश और निर्णायक ऋषिनाथ से इस उपलब्धि का प्रमाण पत्र लिया। बता दें कि डबल डेकर वायडक्ट को पहले ही एशिया और भारत में सबसे लंबी संरचना के रूप में प्रमाणित किया जा चुका है, जबकि अब ये उपलब्धि गिनीज बुक में भी दर्ज हो गई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्धा रोड पर परियोजना को क्रियान्वित करना एक बड़ी चुनौती थी। ये त्रिस्तरीय संरचना का हिस्सा है, जिसके ऊपर मेट्रो रेल, बीच में हाईवे, फ्लाईओवर और जमीनी स्तर पर मौजूदा सड़क है।
मैखाने से शराब से, साकी से जाम से, अपनी तो जिंदगी शुरू होती है सिर्फ शाम से। पंकज उदास की ये चंद पंक्तियां पुलिस के इस जवान संदीप कुमार पर सटीक बैठती हैं। ये नजारा है आजमगढ़ जिले के पुलिस लाइन से महज चंद कदम की दूरी पर स्थित कोयरिया के पोखरा स्थित देशी शराब की दुकान का, जहां एक खाकीधारी शराब के नशे में इतना टल्ली हो गया कि वो घंटों जमीन पर वर्दी पहने लेटता रहा। शराब के नशे में संदीप वर्दी की ही लाज को भूल गया। बताया जा रहा है कि ठेके पर वर्दी में संदीप कुमार ने जमकर शराब पी रखी थी। नशे में इतना टल्ली हो गया कि वो कभी उठ रहा था तो कभी गिर रहा था और आखिर में यही जमीन को बिस्तर बनाकर सो गया। सूचना के बाद मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची और किसी तरह से उसे ई रिक्शे में लाद कर वहां से ले गई। हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनावी नतीजे आने के साथ ही कार्यकर्ताओं ने अपने अपने ढंग से जश्न मनाना शुरू कर दिया। कहीं ढोल पर कार्यकर्ता नाचते दिखे तो कहीं पटाखे छोड़कर उन्होंने अपनी खुशियों का इजहार किया। जैसे जैसे सूर्यदेव आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे कार्यकर्ताओं के बीच जीत और हार की स्थिति साफ होने लगी। रुझान नतीजों में बदलने के साथ ही जीत का जश्न शुरू हो गया। गुजरात में जहां भाजपा ने अपना गढ़ बचाते हुए ऐतिहासिक जीत दर्ज की, वहीं हिमाचल में रिवाज को कायम रखते हुए कांग्रेस के पंजे ने कमल सत्ता को बेदखल कर दिया। इसके अलावा सरदार शहर के उपचुनाव में कांग्रेस सीट अपने पास रखने में कामयाब रही, जबकि बिहार के कुढ़नी से भाजपा ने जीत दर्ज की है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। सरदार शहर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस ने अपना चुनावी जीत का सिलसिला कायम रखा है। अपनी पारंपरिक सीट सरदार शहर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा ने 26,000 के बड़े अंतर से जीत हासिल की, तो वहीं बीजेपी दूसरे और आरएलपी तीसरे